नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथ साथ आपको दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारे एयरफोर्स के चीफ ने रिसेंटली एक बयान दिया था कि भारत जो है पहले 1965 तक या फिर अपने अर्ली लेट 90s तक चाइना से टेक्नोलॉजिकली एडवांस था इन केस ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, बट आफ्टर दैट हम काफ़ी पीछे चले गए। हम इसके पीछे एक बहुत ही बड़े टेक्निकल रीज़न के का एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में। वो है हमारी ओवरऑल कंप्यूटेशनल पावर या फिर हमारी सुपर कंप्यूटेशनल पावर। तो बेसिकली ये एक सुपर कंप्यूटर्स पे डिस्कशन होगा, जो कि कैसे सुपर कंप्यूटर्स जो है किसी भी देश के डिफेंस कैपेबिलिटीज़ या फिर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को बहुत हद तक ऑगमेंट करती है या फिर डायरेक्टली उसको बूस्ट करती है। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं उसको लेके हमारे मीडिया में ऐसा कोई खास डिस्कशन नहीं होती है, और जो भी होती है उसमें बस ये फलाना चीज़ क्या है, ढिमकाना चीज़ क्या है, उससे क्या होती है, क्या होता है, उसके बारे में बता दिया जाता है। बट सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक बहुत ही बड़े क्रिटिकल एसेट होते हैं किसी भी कंट्री के। और ये इस बात से हम समझ सकते हैं कि अगर हम दुनिया के कुछ सबसे बड़ी कंट्रीज़ को कंपेयर करें, इंक्लूडिंग इंडिया, इन टर्म्स ऑफ देयर सुपर कंप्यूटर के कैपेबिलिटीज़, तो यूएस जो है सबसे ऊपर आता है। उनके पास करीबन 4000 पेटाफ्लॉप पर सेकंड कंप्यूटेशनल पावर है, यानी कि उनके जो कंबाइंड सब सारे सुपर कंप्यूटर्स का ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो करीबन 4000 पेटाफ्लॉप पर सेकंड का है। और एक पेटाफ्लॉप में करीबन 10 लाख जीबी होते हैं, तो वो 3000 इंटू 10 लाख जीबी कैलकुलेशंस पर सेकंड यूएस कर सकता है। वहीं पे अगर हम भारत को कंपेयर करें तो भारत का यही नंबर लेस देन 100 या फिर करीबन लेस देन 50 पेटाफ्लॉप पर सेकंड पे आता है। क्योंकि मुझे जो लास्ट पता चला, जो इंडिया का 2019 से लेके 23 का इंस्टॉल कैपेसिटी है वो करीबन 30 पेटाफ्लॉप पर सेकंड का है। और जो भारत में इससे पहले यानी कि 1980s या 1988 से जब पहला सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, और 1991 या 92 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सैंक्शन या फिर इनॉग्रेट हुआ 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। तब से लेके 2013 या 14 तक हमारी जो इंक्रीमेंट थी सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी की, वो गीगा फ्लॉप्स में थी, यानी कि वो टेराफ्लॉप्स जो अभी पेटाफ्लॉप्स जो अभी हम जिस रेंज में सुपर कंप्यूटर्स को कंपेयर करते हैं उससे बहुत कम थी। तो सुपर कंप्यूटर्स कैसे हेल्प करते हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस में? देखिए, पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए, आपको हथियारों का सिमुलेशन करना होता है, आपको बहुत सारी वॉर गेमिंग करनी होती है, कई सारी इवेंट्स को आपको सिमुलेट करना होता है। तो जो सिमुलेशन पर्पसेस होती है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होती है रियल लाइफ में आपको करना। आपने एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब का मॉडल या फिर टेक्नोलॉजी डेवलप की है, अब आप उसको रियल वर्ल्ड में इन केस ऑफ इंडिया आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही फास्ट कंप्यूटेशनल मॉडल्स चाहिए जो उस चीज़ को बहुत ही एक्यूरेटली अच्छे से कंप्यूट कर सके। सिमिलरली आप AMCA या फिर कोई भी आप एरोस्पेस का प्रोजेक्ट उठा के देख लें, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, उनको आपको CFD मॉडलिंग करनी होती है, यानी कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स होता है उनका। उसकी एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर करती है। और आपको जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए होता है, ऑलमोस्ट रियल लाइफ एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए होता है, तब आपको कंप्यूटेशनल पावर भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे केसेस में सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, या फिर यूँ कहें ऐसे काम सुपर कंप्यूटर्स पे ही किए जाते हैं। भारत के मामले में जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आज की तारीख में हैं जो सुपर कंप्यूटर्स पे काम करती है वो है CDAC। बट उससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी है जिन्होंने अपना खुद का अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सुपर कंप्यूटर्स या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स डेवलप किए हैं। वो है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ISRO, हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO। तो अभी हम DRDO पर ही रहेंगे। जो DRDO का ध्रुव 3 है वो 2014 में इनॉग्रेट किया गया था। हालांकि मुझे इसका कंप्यूटेशनल पावर देखने को नहीं मिला कितना है ऑनलाइन सोर्सेज पे, बट आपको अगर पता है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। तो चूंकि इन लोगों ने या इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये डेवलप किए हैं, तो इनका जो इनका ऑपरेशनल एनवेलप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन्होंने इनके जो नंबर्स हैं
यानी कि जो प्रोसेसिंग नंबर्स है वो लिमिटेड हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज़ के लिए। बट ये जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि यूएस हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ, रशिया हुआ, फ्रांस हुआ, ऐसी कंट्रीज़ में वहाँ की मिलिट्री भी एक्टिवली पार्ट लेती हैं इन वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मिलिट्री भी R&D में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है। अमेरिका जैसे हुआ, चाइना जैसे हुआ, जहाँ पे मिलिट्री के अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज़ हैं जो डेडिकेटेडली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ऑन द सिमिलर लाइंस लाइक देयर डोमेस्टिक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अनलाइक इन इंडिया जहाँ पे हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है एक्सेप्ट नेवी, वो एक तरीके से कस्टमर की तरह ही रहती है। उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्ट नहीं लेना है, उनको क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स फ्रेम करना है, देन उस जो भी प्रोडक्ट्स उनके वेंडर्स ऑफर करते हैं उनको इवेलुएट करना है, देन जो भी उनका नेक्स्ट सिस्टम है वो उनको अडॉप्ट कर लेना है बेस्ड ऑन द टेंडर में कौन जीतता है। इससे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मेजर पार्ट होता है वेपन डेवलपमेंट में, उसमें आर्म्ड फोर्सेस एक सेकेंडरी स्टेक होल्डर की तरह रहती है, प्राइमरी होल्डर स्टेक होल्डर की तरह नहीं रहती है। वो बस एक तरीके से एक्सटर्नल कंसल्टेंट की तरह रह जाती है। और इस वजह से हमारे हथियारों के जो DRDO डेवलप करता है उनमें और फोर्सेस के एक्सपेक्टेशंस क्या है उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच देखने को मिलता है। आजकल नहीं है क्योंकि धीरे धीरे आर्मी और नेवी तो खैर ऑलरेडी था, एयरफोर्स ने और कोऑर्डिनेशन DRDO के साथ और बाकी कंपनीज़ के साथ जो भी हमारे इंडिजिनियसली वेपन्स डेवलप कर रही है उनके साथ कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़ाया है। बट वो उस हद तक नहीं है जो कि बाहर आपको US या चाइना में देखने को मिलेगा। अगेन कमिंग बैक टू सुपर कंप्यूटर्स, तो आपको सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स इस चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत फास्ट और एक्यूरेटली करें। देखिए एक और एप्लीकेशन जो होता है एनकोडिंग और डीकोडिंग, आपके पास बहुत सारे एनक्रिप्टेड मैसेजेस आते हैं अपने इंटेल एसेट्स के थ्रू, आपको बहुत जल्दी से और एक्यूरेटली उन्हें भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, उसमें सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपके पास आपके स्पाई सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन इमेजेस आते हैं, उनको आपको प्रोसेस करना है, आपको एडवांस इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स बहुत हेल्प करते हैं। आपके बैटल एसेट्स जो आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपको उनको सेफ रखना है, उनको एनक्रिप्टेड रखना है, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं जो भी कंट्री आज की तारीख में एक मिलिट्री सुपर पावर है या उनका इंडिजिनस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनका सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो एक तरीके से सुपर कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ और आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो मैच्योरिटी है वो एक तरीके से कोरिलेटेड है। और आपकी सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ जितनी अच्छी होंगी, आपकी मिलिट्री R&D और मिलिट्री का ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा बेटर होंगी। इसलिए जब हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर्स को लेके कैसा माहौल है, देखिए हमारे देश में ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर्स मेरे ख्याल से जो मुझे देखने को मिला वो बहुत ही R&D लेवल के काम के लिए सैंक्शन होते हैं। मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई ऐसा डेडिकेटेड मिलिट्री सुपर कंप्यूटर देखने को नहीं मिला है। मे बी DRDO और इसरो के पास है, बट आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास एज सच मुझे सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ देखने को सैंक्शन हुई है वो ऐसा देखने को नहीं मिला फ्रॉम माय ओन रिसर्च। अगर आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो देखिए अगर हमको हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको और ज़्यादा केपेबल बनाना है तो हमें ज़रूरत है कि हम हमारे मिलिट्री सुपर कंप्यूटर्स पे और ज़्यादा फोकस करें, हमारे ओवरऑल सुपर कंप्यूटर्स प्रोग्राम पे और ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि देखिए हमारा बजट भी बहुत कम है, हमारा जो टोटल नेशनल मिशन फॉर सुपर कंप्यूटर्स जो है वो $1 बिलियन का ऑलमोस्ट बजट है, उससे भी कम का बजट है। जबकि US, चाइना और फ्रांस जो ऐसी कंट्रीज़ है एडवांस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिनके पास है, वो अपने एक सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर्स पे 1-1 बिलियन, 2-2, 3-3 बिलियन से ज़्यादा खर्चा कर देती है। और ये सिर्फ एक सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर है, उनके पास ऐसे 5 या 6 अलग टाइप की सीरीजेज होती है फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये भी हमें ज़रूरत है कि हम जब भी ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर लॉन्च होता है तब हम एक अच्छा PR कैंपेन माउंट करते हैं, उसके बाद क्या होता है हमें कोई खबर नहीं मिलती है। तो इसलिए हम ज़रूरी है हम हमारे सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करें।
उससे हमारे ओवरऑल जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत इंप्रूव होगी और हमारी सिविलियन कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। देखिए सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके रिसर्च डेवलपमेंट या फिर आपके कम्युनिकेशन इस तरीके की चीज़ों के लिए नहीं यूज़ होते हैं, सिर्फ उसी के लिए यूज़ नहीं होते, इनको सिविलियन पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पे आपके पास डेटा लोड बहुत हो। अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल रेलवेज़ में हो, मेरे ख्याल से रेलवेज़ के लिए CDAC का एक सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, बट ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है बैंकिंग में या फिर बहुत अलग अलग टाइप पे जहाँ पे आपको एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ लोड हैंडल करना पड़ता है। आपकी डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खासकर बैंकिंग में। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का एक बहुत ज़्यादा अच्छा केस स्टडी उभर के आता है और इसलिए मुझे लगता है कि जो सुपर कंप्यूटर हमारा प्रोग्राम है उसको नॉट जस्ट एज अ प्रीमियम सॉर्ट ऑफ फीचर नहीं देखना चाहिए, उसे एक रिक्वायरमेंट, एक रोटी कपड़ा मकान टाइप का रिक्वायरमेंट देखना चाहिए, उसे एज अ सीरियस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना चाहिए जो कि प्रायोरिटी पे बनाना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।